हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया, मैं भी बहुत बढ़िया। स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपकी EIS NSM की फैकल्टी सोनाली मैम। पीडब्ल्यू आपके लिए लेके आया है मैराथन सीरीज। जी हाँ, द्रोणाचार्य मैराथन, जहां पर कि आपके सारे के सारे जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ना, उसको बहुत ही उम्दा तरीके से क्लियर किया जाएगा, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से मई 23 का एग्जाम्स दे पाए। तो जी, ये जो मैराथन है ये आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप मई 23 का अटेम्प्ट लिख रहे हैं। हाँ जी, हम जो है आज शुरू करने वाले हैं EIS NSM का नेक्स्ट लेक्चर, विच विल बी ऑन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 6। हाँ जी, तो चैप्टर नंबर 6 जो है अपन करने वाले हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का गाइस। एंड मैं आपको ये बता दूं कि ये द्रोणाचार्य का पहला लेक्चर नहीं है मेरा। और भी सारे के सारे मैराथन जो है हमारे इस ऐप के ऊपर, साथ ही में YouTube के ऊपर अपलोडेड है। तो अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो पुराने जितने भी लेक्चर्स हैं उनको भी देखिएगा। एंड सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ही नहीं, बल्कि EIS के भी जो हमारे चैप्टर्स है उनको मैंने कवर किया है, ताकि आपकी तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से हो जाए। ओके, चलिए फिर तो शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 6 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। चलिए गाइस, तो मैं आपको ना बिफोर कमेंसिंग एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि बेटा जी, जो ये आप इधर नोट्स देख रहे हैं ना, ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ना बेटा जी, ये नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लिंक चेक कर सकते हो। फर्दर जो है बेटा जी, आप चाहो तो इन सारे नोट्स को एक जगह ले सकते हो फ्रॉम आवर पीडब्ल्यू ऐप। आप जाइए वहां पे रजिस्टर कीजिए, रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं है। द्रोणाचार्य बैच में जाइए और EIS NSM को जो है देखिए, एंड वहां पर आपको मिल जाएगा मेरे लेक्चर और साथ ही में ये सुनहरे वाले नोट्स। जी हाँ, इन नोट्स से आपकी तैयारी क्या हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया, चार चांद लग जाएगा आपकी तैयारी के अंदर, राइट। और जरूर जरूर आप मुझे ना, अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी बात होती है, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है मुझे नंबर पे व्हाट्सएप डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अगर आपकी कोई क्वेरी डाउट है, आपका अगर अटेम्प्ट है मई 23 में, तो मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से चाहती हूँ कि आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके जाए और जो भी कोई डाउट्स है मैं उसको क्लियर कर दूं। आपके मन में कोई शंका नहीं रहनी चाहिए। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आज हम शुरू करने वाले हैं SM का चैप्टर नंबर 6। आई होप कि आपने जो ये हमारे नोट्स हैं इनको डाउनलोड कर लिया होगा। चलिए, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6। नाउ बिफोर कमेंसिंग विद दिस चैप्टर, मैं चाहती हूँ कि ना आप थोड़ा सा ना इस चैप्टर का ना बेसिक समझिए। ओके, चलिए, सो बेसिक समझते हैं इस चैप्टर का थोड़ा सा। ओके, तो ये देखिए, मैं ना आपको चाहती हूँ कि आप जो है ना चैप्टर नंबर 1 में जाएं, चैप्टर नंबर 1 में जाएं। एंड चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपको याद होगा हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, राइट। हमारे पास 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। कौन कौन से? टॉप, मिडल एंड ऑपरेशनल। हम टॉप लेवल को क्या कहते हैं? कॉर्पोरेट लेवल, कॉर्पोरेट लेवल। मुझे लगता है कि आपको याद आ रहा है। मिडिल लेवल को क्या कहते हैं? बिजनेस लेवल। क्या कहते हैं? बिजनेस लेवल। एंड ऑपरेशनल लेवल को क्या कहते हैं? फंक्शनल लेवल। क्या कहते हैं? फंक्शनल लेवल। तो मैं चाहती हूं कि आप जो है, अब जो मैं आपको समझाने के लिए जा रही हूँ इससे कनेक्ट करें। इससे ना आपको ये समझ आएगा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में चीजें कैसे दे रखी हैं आपके बुक के अंदर। आपको क्वेश्चन भी इवन गैस करने में हेल्पफुल होगा। तो गाइज, अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट लेवल पे बैठा है, अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट लेवल पे बैठा है, तो वो क्या बनाएगा? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। क्या बनाएगा? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज। अगर कोई बंदा बिजनेस लेवल पे बैठा है तो वो क्या बनाएगा? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। क्या बनाएगा? बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। और अगर कोई बंदा फंक्शनल लेवल पे बैठा है तो वो क्या बनाएगा? फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ है, हमारे ICAI ने
कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी को कवर किया है इन चैप्टर नंबर 4। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, जो हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी है, इसको कवर किया है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी इसको कवर किया है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो अगर हम आज चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इस रीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये रीजन कौन सा है, फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज। यानी कि बहुत सारे क्या होंगे यहाँ पर, फंक्शंस होंगे, और हमारे को उसके बारे में क्या करना है, पढ़ना है। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई? चलिए, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब मैं आप चाहती हूं कि आपको और भी आसान बना दो। गाइस, चैप्टर का नंबर कितना है, 6। चैप्टर का नंबर कितना है, 6, और नंबर ऑफ फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज इन योर सिलेबस वो भी कितनी है, 6। 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, बच्चा कह रहा है कि मैम हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बेटा जी, मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इवन कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल के लिए भी निमोनिक्स हैं। इसके लिए भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। ऑल्दो बिजनेस लेवल जो है हमारा चैप्टर नंबर 5, इसका ऑलरेडी मैराथन जो है अपलोड हो चुका है। डू वॉच इट, वहां पर मैंने इसके लिए भी आपको बताया है। ठीक है गाइस, तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर कितनी स्ट्रैटेजीज है हमारी, 6 स्ट्रैटेजीज है। क्या इतनी बात समझ आई? चलिए, अब वो 6 कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। राइट, अब वो 6 कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। सो 6 स्ट्रैटेजीज कौन सी बेटा, फंक्शनल लेवल की 6 स्ट्रैटेजीज, फंक्शनल लेवल की 6 स्ट्रैटेजीज। यहां पर मैं बना रही हूं फंक्शनल लेवल फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज, फंक्शनल लेवल। ओके, तो हमारी फंक्शनल लेवल पे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है, हमारी टोटल 6 स्ट्रैटेजीज हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। ओके गाइस, तो हमारी है पहली स्ट्रैटेजी जो है, जो कि हमारे को पढ़नी है, दैट इज फाइनेंशियल लेवल स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। और हमें कौन कौन सी पढ़नी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, और कौन सी पढ़नी है हमारे को, HR, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। हमारे को कौन कौन सी पढ़नी है, मैंने आपको भी 3 बताई, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। उसके बाद हम पढ़ते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी। ये दोनों बेटा साथ साथ आते हैं। और कौन सी स्ट्रैटेजी पढ़नी है अपने को, R&D स्ट्रैटेजी, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इसको क्या बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। ओके, और हमें कौन सी पढ़नी है, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके, अब आप देखिए नोट्स पे से। ओके, आपको ये पूरे नोट्स में सब कुछ यहीं पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए, यहां पर मैं फर्स्ट पेज पे आपको लेके जाती हूँ, यही सारी स्ट्रैटेजीज आपको वहां मिल जाएंगी सेम। ये देखिए, सो द वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज आवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। चलिए, ये देखिए, यहाँ पर आती है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद देखो मार्केटिंग, ये पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का है, राइट। उसके बाद आपकी आती है, मार्केटिंग के बाद में आपकी आती है फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। ये देखिए, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टेक्निक्स आ गई। उसके बाद फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के बाद जो आपकी आती है वो आती है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। प्रोडक्शन के बाद जो आती है वो होती है लॉजिस्टिक्स एंड SCM स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। आपकी आती है R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। और उसके बाद आपकी जो आती है वो आती है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजीज। तो गाइज, आपने ये सारी स्ट्रैटेजीज क्या करनी है, पढ़नी है। बात समझ आ गई? चलिए, तब हम शुरू कर रहे हैं विद आवर वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी विच इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। चलिए, तो मैं आपको एक बार से फिर रिकॉल करा देती हूँ। चैप्टर का नंबर कितना है, 6, और फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज कितनी है, 6।
इज दैट क्लियर? जल्दी से मुझे बताइएगा, इज दैट क्लियर? चलिए, ओके गाइस, so we'll be starting with the very first thing, marketing strategy. बट ये क्या है मैम? मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से पहले फंक्शन लेवल स्ट्रेटेजी का इंट्रोडक्शन दे रखा है। जी हाँ, ये क्वेश्चन बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपने बच्चों को हमेशा कराती हूँ। कहते हैं कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज को हमें फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज को डिफाइन कीजिए एंड ये भी बताइए कि इनकी ज़रूरत क्या है, अगर ये नहीं होती तो क्या ही हो जाता। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज का इंट्रोडक्शन दिया और ये बताया कि अगर ये है तो ये क्यों है, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम ये कहते हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो कॉर्पोरेट लेवल पे लोग बैठे हैं और जो बिजनेस लेवल पे लोग बैठे हैं उन्होंने जो स्ट्रेटजीज बनाई हैं हम उसको क्या कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। क्या कर सके? इम्प्लीमेंट कर सके। और मैं आपको बता दूं, यही चीज जो है ना बेटा पॉइंट नंबर 2 के अंदर दे रखी है, यही चीज पॉइंट नंबर 2 के अंदर दे रखी है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज एंड द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज। ओके, चलिए बाकी क्या क्या नीड है वो भी पढ़ लेते हैं। द अदर नीड इज एज फॉलोज। गाइज, अब ये क्या करती है, ये हमें डायरेक्शन देती है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हमारे पास फंक्शन लेवल स्ट्रेटजीज नहीं होंगी तो एचआर डिपार्टमेंट खाली बैठा रहेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट खाली बैठा रहेगा। इट एक्ट्स एज अ बेसिस फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी और कोऑर्डिनेशन लेके आता है, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। देन उसके बाद में हमारे पास में और भी चीज़ें हैं। वो कहते हैं कि अगर हमारे पास में फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजीज होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। तो आप इसको निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हो, CID। C बोले तो कंट्रोलिंग एक्टिविटीज एंड कोऑर्डिनेशन, I बोले तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज एंड D बोले तो डायरेक्शन और C से कंसिस्टेंसी। ठीक है, चलिए गाइस अब आगे चलते हैं कि करके स्ट्रैटेजी को शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, यानी कि मार्केटिंग के बारे में उसको बताएगा। तो कहते हैं मार्केटिंग क्या है, कहते हैं मार्केटिंग का मतलब होता है कि ये देखो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मार्केट में इस टाइम चल रही है, यानी कि मार्केट में इस टाइम डिमांड में है। तो हम मार्केट को एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मार्केटिंग मिक्स को डेवलप करते हैं और उसके बाद अपने मार्केटिंग के एफर्ट्स लगाते हैं। जो आपका ये पॉइंट नंबर 2 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि भैया पता है आपको, अगर आपने मार्केटिंग पढ़ी हो तो, मैंने तो मार्केटिंग में MBA कर रखा है, मैं आपको बताऊं तो मेरे को तो बहुत अच्छे से तरीके से पता है। सो मार्केटिंग में कहते हैं कि कस्टमर इज द, ये हमारा कस्टमर है, हम कहते हैं कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर क्या है, कस्टमर क्या है, किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर क्या है, किंग ऑफ द मार्केट, यानी कि जैसा कस्टमर बोलेगा वैसा हमें उसको देना चाहिए। मार्केटिंग का ना ऑब्जेक्टिव ये होता है, दैट मीन्स इट हैज टू बी कस्टमर सेंटर्ड। बट दिक्कत क्या है कि अगर मैं मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ठीक है, हम इससे कह रहे हैं कि भाई तू ना हमारे हर एक कस्टमर को ना खुशी सर्व कर, हमारा हर कस्टमर ना खुश रहना चाहिए। तो अब यहाँ के जो बंदे हैं ना ये कह रहे हैं कि भैया एक बात हमें बताओ कि हम जो है अकेले तो नहीं कस्टमर को खुश रख सकते। अगर प्रोडक्ट में ही दम नहीं हुआ, अगर प्रोडक्ट में ही दम नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, अगर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में दम नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे, उसकी क्वालिटी में दम नहीं हुआ तो क्या कर लेंगे। तो हम ये कहते हैं इट नीड्स टू बी वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द अदर डिपार्टमेंट्स, यानी कि मटीरियल भी अच्छा आए, यानी कि प्रोडक्शन भी अच्छे से होए, उसकी मार्केटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं मार्केटिंग एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग एनालिसिस? मैं आपको बताती हूँ मार्केटिंग का एनालिसिस का मतलब क्या है। मार्केटिंग को क्या करो, एनालाइज करो, स्वॉट लगाओ और क्या करो, एनालाइज करो, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को देखो और बाहर एनवायरनमेंट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है उसको देखो। इसके 3 कंपोनेंट है। पहले प्लान करो, डेवलप अ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लान, उस प्लान को क्या करो, इम्प्लीमेंट करो और टेक दी करेक्टिव एक्शन। उस प्लान में क्या करो नो रेमेडियल एक्शंस करते रहो। जब भी आपको लगे कि आपको प्लान रेक्टिफाई करना है, अमेंड करना है, उसको अमेंड करो। इसका निमोनिक है बेटा, मेमोरी कोड है PIC। P फॉर प्लानिंग, I फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड C फॉर कंट्रोल।
P for planning, I for implementation and C for control. I believe कि आपको समझ में आ गया होगा. Is that clear? चलिए तो अब आगे चलते हैं. So P for planning, I for implementation and C for control. अब वो कहते हैं भैया मार्केटिंग की जो प्लानिंग है उसको भी डिफाइन कर दो. तो हम कहते हैं कि नॉर्मल प्लानिंग क्या होता है. नॉर्मल प्लानिंग क्या होता है? नॉर्मल प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस. तो मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? मार्केटिंग के बारे में थिंकिंग इन एडवांस. मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया? मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब क्या हो गया कि मार्केटिंग के बारे में क्या करो? एडवांस में थिंक करो. राइट. सो मार्केटिंग प्लानिंग में क्या क्या आता है? मार्केट के डिस्क्रिप्शन आता है, कंपटीशन का एनालिसिस आता है, प्रोडक्ट का रिव्यू आता है और सेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि कहाँ कहाँ हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. यानी कि इन सारी बातों को पहले से डिसाइड कर लेना कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द मार्केटिंग प्लानिंग. चलिए आगे चलते हैं. अब जो ये है ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, जिसको कि हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है बेटा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्केटिंग मिक्स. हम कहते हैं वैसे तो हमारे पास आता है P to the power 4, P to the power 4. तो P to the power 4 बेटा हमारे पास में ऑलरेडी था. और P to the power 3 बेटा क्या हुआ? ऐड हुआ. क्यों ऐड हुआ? क्योंकि हमने कहा कि भाई हम तो ना गुड्स के साथ साथ क्या देते हैं? सर्विसेज भी देते हैं. क्या देते हैं? सर्विसेज भी देते हैं. तो हमारे को ये 3 कंपोनेंट इस चीज को देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए ये 3 कंपोनेंट और जोड़ने पड़े. चलिए अब आप ध्यान देना कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है. बच्चा पार्टी में आपको सच्ची बताऊं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्राइस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये तो आपने बचपन में BST ने पढ़ लिया. अगर मान लो आपको आता है एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स 4 मार्क्स, ठीक है, आपको आता है एक्सप्लेन मार्केटिंग मिक्स 4 मार्क्स, बट आप उसमें सिर्फ मीनिंग लिख के आ जाते हो. प्रोडक्ट का मीनिंग, प्राइस का मीनिंग, प्लेस का मीनिंग, ये सब मीनिंग लिख के आ जाते हो. आपको मार्क्स मिलेंगे? आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. आपको मार्क्स कब मिलेंगे? सुनना, आप जो पढ़ रहे हो ना वो मैनेजमेंट नहीं है सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. यानी कि आपको ना स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी. प्रोडक्ट को लेके क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्राइस में क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, प्लेस में क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं. इज दैट क्लियर? तो आपको क्या बताना पड़ेगा? एरियाज ऑफ स्ट्रेटजी बताना पड़ेगा. तो ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एरियाज ऑफ दी स्ट्रेटजीज या फिर मैटर्स ऑफ दी स्ट्रेटजीज. इज दैट क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं. सो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, आई गेस कि आपको ये चीजें पता होंगी क्या होती हैं. हम फटाफट से इसके एरियाज को ले लेते हैं. तो प्रोडक्ट में हमें क्या क्या सोचना पड़ेगा? प्रोडक्ट में हमें सोचना पड़ेगा कि पुराना चलाएं या नया बनाएं, पुराना चलाएं या नया बनाएं. यानी कि पुराने प्रोडक्ट से ही काम चलाएं या नया प्रोडक्ट को बनाएं. और हमारे प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसी होगी, हमारे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसी होगी और हमारे प्रोडक्ट की लेबलिंग कैसे होगी. हमारा प्रोडक्ट का प्राइस जो होगा उसके बारे में भी स्ट्रेटेजाइज करना है. सबसे पहला पॉइंट आता है लोकेशन ऑफ द कस्टमर्स. अब आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं गांव में जाके बोलूँ कि नहीं मेरी क्लास तो ना 10,000 रुपए की है, चलेगी? नहीं चलेगी. कोई भी कस्टमर इसको नहीं खरीदेगा. तो लोकेशन जो होता है वो बहुत प्राइम वेरिएंट होता है प्राइस को डिसाइड करने के लिए. अगल बगल के गुड्स कितने हैं, अगल बगल के गुड्स का प्राइस कितने का है. अगर आप इतने पे दे रहे हो तो बगल वाला जो नॉर्मली सेम सेटिस्फेक्शन देता है कस्टमर को, तो उसका प्राइस कितना है गुड्स का. टर्म्स ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? टर्म्स ऑफ सेल का मतलब होता है कि अगर आप गारंटी वारंटी दे रहे हो, आपको लगता है कि आपका जो कॉस्ट है वो वहां पे आ सकता है, अपना प्राइस जो है उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे. नए प्रोडक्ट को किस प्राइस पे लेके आओगे? या तो प्राइस पेनिट्रेट करोगे, पेनिट्रेट का मतलब क्या है, रिलेटिवली हायर प्राइस पे दोगे, या तो आप प्राइस स्किमिंग करोगे यानी कि रिलेटिवली प्राइस लो पे जाओगे. यानी कि प्राइस पेनिट्रेशन का मतलब होता है लो और यहाँ पे होता है हाई. यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा लो और यहाँ पे आएगा हाई. पेनिट्रेशन पे लिख दीजिए लो, रिलेटिवली लो, और स्किमिंग पे लिख दीजिए रिलेटिवली हाई. यानी कि जैसे मान लो कि मैं टीचर हूँ, मैंने कहा यार नहीं मैं तो ना बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मैं तो ना अपनी प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना रखूंगी 2 लाख रुपए. ये क्या है बेटा? बहुत हाई प्राइस है. राइट. तो जब आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना काफी हाई रखते हो कि मैं तो जो टीवी जो है 3 लाख पे बेचूंगा, 3 लाख से जगह टीवी है ही नहीं मेरा, मैं तो इतने अच्छे से जो है ना बनाता हूँ, मेरे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, तो वो जो प्राइसिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? प्राइस स्किमिंग.
ओके, नेक्स्ट इज प्लेस। प्लेस में भी हमको देखना पड़ता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कौन कौन खरीदेगा, हमारे चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हमारे रिटेलर्स और होलसेलर के साथ में क्या क्या हमारा डील है, ये सब भी हमें देखना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द प्रमोशन। तो प्रमोशन में आती है 4 चीजें, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। आपको ये चारों बातें पता है, आपने पढ़ रखी हैं पहले। अब आप मुझे बताएंगे कि इन चारों में से ऐसा कौन सा टाइप है जिसके पैसे नहीं लगते, दैट इज पब्लिसिटी। जैसे अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको मेरा पढ़ाई अच्छा लगेगा तो आप सामने वाले को बोलोगे ना पढ़ना है तो सोनाली मैम से पढ़ो, तो ये क्या थे, पब्लिसिटी। क्या मैंने आपको इसके लिए पैसा दिया, नहीं। तो पब्लिसिटी क्या होता है, नॉन पेड फॉर्म होता है। क्या होता है, नॉन पेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट होता है। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ गई आपको, क्या होता है, नॉन पेड फॉर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। ये क्यों ऐड हुए, बिकॉज सर्विसेज आज की डेट में ऐड हो चुकी हैं, सर्विसेज भी रेंडर की जाती हैं, यानी कि जो इंसान सर्विस देता है वो इंसान जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीपल, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, आपके लिए इंसान इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। जो मेरी क्लासेस को बेचेगा वो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, उसका बिहेवियर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। सो वो भी मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल एविडेंस, आपका क्या एविडेंस है मैम, क्या आप अच्छा पढ़ाती हो। मैंने बोला कि आज तक ना 12 टर्म के बच्चे पास करा दिए, मतलब जो भी दिक्कत होती है ना बच्चे को इस सब्जेक्ट के अंदर, वो बच्चा मेरे पास उठ के ही आता है। ये मेरा फिजिकल एविडेंस, ये रहा, देखो ये रहा मेरा बच्चों के द्वारा रिव्यू। तो ये क्या होता है, फिजिकल एविडेंस। प्रोसेस, यानी कि अगर आपके इस प्रोसेस के अंदर कोई अननेसेसरी एलिमेंट है तो उसको क्या करने का, माइनस करने का, ताकि कस्टमर तक कम प्राइस वाला प्रोडक्ट पहुंच सके। तो मार्केटिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, P⁴ प्लस P⁻3। जो P⁻3 इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स। चलिए गाइस, तो हमारा मार्केटिंग में हमारा हो गया मार्केटिंग मिक्स, राइट। चलिए अब हमें पढ़नी है मार्केटिंग की टेक्निक्स। मार्केटिंग की टेक्निक्स क्या क्या होती है। सो गाइस, मार्केटिंग की टेक्निक का मतलब कि किस किस टेक्निक के थ्रू हम मार्केटिंग को करते हैं। तो हम कहते हैं कि हम सोशल मार्केटिंग करते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, यानी कि आप जो है प्रमोशन करते हो, सोशल अवेयरनेस फैलाते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सोशल मार्केटिंग। ऑगमेंटेड मार्केटिंग, ऑगमेंट का मतलब होता है एडिशनल। जब आप चीज़ों में कुछ एक्स्ट्रा फ्री का सामान देते हो मेन प्रोडक्ट के साथ में, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। लैपटॉप के साथ में लैपटॉप की वारंटी दे दी आपने, लैपटॉप के साथ लैपटॉप की वारंटी दे दी आपने कि भाई लैपटॉप की वारंटी रख लो। अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, जो आपको लैपटॉप की वारंटी फ्री में मिल रही है ना, है ना, जो ये फ्री में मिल रही है ना, तो ये जो वारंटी है ना बेटा, ये वारंटी दैट इज इन रिलेशन टू दी लैपटॉप। अब कल को अगर आपको कोई बोले कि लैपटॉप के साथ में आपको कुकर फ्री दे देंगे, प्रेशर कुकर, तो मतलब प्रेशर कुकर का कोई रिलेशन है क्या, प्रेशर कुकर का कोई रिलेशन है क्या मेन प्रोडक्ट के साथ, यानी लैपटॉप के साथ, जी नहीं है। तो यानी कि जो आपका एडिशनल प्रोडक्ट होता है ना, वो मेन प्रोडक्ट से क्या होता है, अटैच होता है या उसके अराउंड बिल्ड करता है, ये ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग इज लाइक होम शॉप 18, है ना, होम शॉप 18, राइट। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप मार्केटिंग, यानी कि जब हम कस्टमर्स पे ध्यान देते हैं, जैसे कि आपको पता है आजकल कहीं भी जाते हैं तो कार्ड सिस्टम है कि सर मैम कार्ड बनवा लीजिए। कार्ड बनवाते हैं तो क्या होता है, हम शॉप करते हैं तो हमें पॉइंट्स देते हैं, तो फिर हमें पॉइंट्स को रिडीम करने का मन करता है, हम वापस उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उस आउटलेट पे जाते हैं, फिर वो हमें पॉइंट्स देता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। तो इसको क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। सर्विस मार्केटिंग, जब आप अपनी सर्विस के लिए मार्केटिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्विस मार्केटिंग। जैसे कि हमारे यहाँ पैन कार्ड बनाया जाता है, ये क्या है, सर्विस की मार्केटिंग। आप क्या करते हो ना, वो आप लिख रहे हो। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग या फिर प्लेस मार्केटिंग। जैसे कि मान लो मोदी जी के पर्चे लगते हैं तो मोदी जी की मार्केटिंग हो रही है, यानी कि पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग हो सकती है, या फिर आप जो है किसी टूरिज्म की क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, किसी एरिया की प्लेस की मार्केटिंग कर सकते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन ने की थी गुजरात की मार्केटिंग, अगर आपको याद हो तो। नेक्स्ट इज अनलाइटेंड मार्केटिंग। अनलाइटेंड मार्केटिंग का मतलब होता है लॉन्ग रन में जो मार्केटिंग कामयाब रहे, लॉन्ग रन में जो मार्केटिंग कामयाब रहे।
डिफरेंशियल मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे एक कंपनी है, अब एक कंपनी क्या करती है, वो अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है अलग अलग टाइप के लेवल के लोगों के लिए। जैसे कि मान लो वो जानती है कि अगर कोई बंदा नहाएगा, अगर कोई बंदा नहाएगा तो वो बंदा अगर पैसे कम खर्च करना चाहता है तो वो थोड़ा सा कॉस्ट जो होगा, साबुन जो होगा उस पर नजर नहीं मारेगा, वो सस्ते साबुन पे जाएगा। तो एचयूएल ने क्या इंट्रोड्यूस किया, लाइफ बॉय। जो मिडिल लेवल होगा वो क्या लेगा, लक्स। और जो थोड़ा सा बेटर लेवल का होगा वो क्या यूज करेगा, पियर्स। तो एक ही कंपनी जब अलग अलग प्रोडक्ट को बनाती है तो अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग तरीकों से मार्केट करती है, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनाइज करना अपनी मार्केटिंग को, क्या करना, सिंक्रोनाइज करना। अब क्या होता है, समर्स में तो आपकी सेल बढ़ती है बट विंटर में आपकी सेल क्या हो जाती है, घटनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी सेल घट रही है, दिस इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि आप जो है उस पर डिस्काउंट लगा दीजिए। तो दैट इज अ काइंड ऑफ सिंक्रो मार्केटिंग। डिस्काउंट लगा के एसी और कूलर्स को, फैंस को बेचा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिंक्रो मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का मतलब क्या है कि आप जो है ना कुछ ही मार्केट शेयर पे जो है फोकस करते हैं। जैसे कि कोई ब्रांड्स है, मिनी करके कोई ब्रांड करके है, वो सिर्फ गाड़ियां ही बनाती है ना। तो ऐसे जो एक चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करती है उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज डी मार्केटिंग। अब डी मार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और हमारे पास ऑक्यूपेंसी उतनी नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, डिमांड को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, डिमांड को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद में हम जो है डिमांड को शिफ्ट करने की कोशिश करने के बाद में हम जो है ट्राई करते हैं कि हम उस कस्टमर को सर्व कर पाएँ। जैसे कि जब आप संडे होता है तो आप जाते हो ना पिक्चर देखने के लिए, आप पिक्चर देखने जाते हो तो वो बेचारा एक पिक्चर हॉल में 250 जनों को बिठा सकता है ना। तो वो सोचता है यार 250 जनों को बिठा सकते हैं, सब लोग संडे को आते हैं, क्या करें। तो उसने कहा कि यार 200 रुपये की टिकट कर दी, वीकडेज में 200 रुपये की टिकट कर दी। तो अब क्या होता है, जितने स्टूडेंट्स होते हैं ना वो वीकडेज में शिफ्ट हो जाते हैं और ये सीट्स जो होती हैं वो वेकेंट हो जाती हैं। फिर इस वेकेंट सीट्स पे वो और दूसरे लोगों को टिकट दे देता है। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डी मार्केटिंग। तो ये सारी क्या है बेटा जी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। लास्ट क्वेश्चन विच इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के डिसीजंस, यानी कि अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो, अगर आप एक मार्केटिंग मैनेजर हो तो आप क्या क्या डिसीजंस लोगे। तो हम क्या डिसीजंस लेंगे, भैया कितना खर्चा होएगा, कितना खर्चा होएगा, किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या हम प्राइस के लीडर बनेंगे या फॉलोअर बनेंगे, क्या हम वारंटी लिमिटेड देने वाले हैं या अनलिमिटेड देने वाले हैं, या फिर हम जो है कस्टमर्स कैसे रहने वाले हैं, बिजनेस जो है कुछ कस्टमर को टारगेट करेंगे या लार्ज कस्टमर को टारगेट करेंगे। और जो व्यक्ति हमें काम ला के देगा, मिडिल मैन वगैरह होंगे, तो उनको जो है हम कमीशन देंगे खाली, या फिर स्ट्रेट सैलरी पे रखेंगे, या फिर पार्टली सैलरी पे रखेंगे, पार्टली कमीशन पे रखेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजर ये सोचेगा। ओके चलिए, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केटिंग मिक्स इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक हमारी स्ट्रेटेजी खत्म हो गई है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर, दैट इज फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। अब आपको ना बेटा जी फाइनेंशियल मैनेजर हो, अब क्या हो, आप एक फाइनेंशियल मैनेजर हो, तो अब आप क्या करोगे, फाइनेंसिंग डिसीजंस लोगे। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या होते हैं, जैसे कि आप जो है सोचोगे भैया पैसा कहाँ से उठाएं, शॉर्ट टर्म से कि लॉन्ग टर्म से। आप भी जानते हो कि शॉर्ट टर्म से जब पैसा उठाते हैं तो वो ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है कंपनी को, राइट। एसेट्स को लीज करें या बाय करें, एसेट्स को लीज करें या बाय करें। अकाउंट्स रिसीवेबल का टाइम कितना रखें, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स, बिकॉज वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। डिस्काउंट का परसेंटेज कितना रखना चाहते हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना रखना चाहते हैं, ताकि कंपनी में रिजर्व कितने रहेंगे उसको आप डिसाइड कर सकें, एंड हमारा कैश इन हैंड कितना होगा वो डिसाइड करना होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या डिसाइड करेगा, ये सब कुछ डिसाइड करेगा। और उसकी मेन जिम्मेदारी क्या है, उसकी मेन जिम्मेदारी ये है कि कितना पैसा कंपनी में आया, सोर्स कहाँ कहाँ से करना है, कहाँ कहाँ पे लगाया, और लगाने के बाद में कंपनी को क्या क्या मुनाफा हुआ, कौन देखता है, फाइनेंशियल मैनेजर्स देखते हैं। चलिए अब वो कह रहा है कि हाउ टू इवेलुएट द नेटवर्थ ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, अगर बिजनेस का पैसा सुनो, बिजनेस में पैसा सोर्स किया गया, कहीं कहीं से बिजनेस का पैसा क्या किया गया, सोर्स किया गया, है ना। थोड़ा पैसा हमने लोन से उठाया, थोड़ा पैसा हमने इक्विटी जो है रेस कर दी, थोड़ा पैसा आपने डिबेंचर से रेस कर दिया। आप मुझे बताओ, अगर पैसा रेस कर रहे हैं तो इस पैसे को लगा के हमारे क्या होना चाहिए, इंक्रीज
नेटवर्थ इंक्रीज होना चाहिए। इसीलिए क्वेश्चन क्या आता है, नेटवर्थ को कैसे कैलकुलेट करें। तो हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं, यानी कि 3 तरीके हैं, फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच एंड थर्ड अप्रोच, 3 तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट अप्रोच को क्या कहता है, फर्स्ट अप्रोच का मतलब होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि नेटवर्थ इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड। ये तो आपको समझ में आ गया। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि जो हमारे को आगे आने वाले प्रॉफिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, उनकी क्या कर दे हम, डिस्काउंटिंग, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स लगा दे, राइट, डिस्काउंटिंग कर दे कि इतना कंपनी आगे कमाने वाली है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर उसको क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया, ये हमारी कंपनी की नेटवर्थ है। या फिर हम एमपीएस के थ्रू भी कर सकते हैं। एमपीएस का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, एमपीएस के थ्रू भी कर सकते हैं। जब एमपीएस के थ्रू करने के लिए जाएंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो हमारी कंपनी का शेयर होगा, दिस इज आवर कंपनी शेयर, हमारी कंपनी में कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय द एमपीएस ऑफ आवर फर्म, यानी कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमारे ही नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमारे ही एमपीएस के साथ, हमारे ही एमपीएस के साथ। अगर हमारा एमपीएस हमें नहीं पता तो हम क्या कर सकते हैं, बगल वाली फर्म के एमपीएस को यूज कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमारी कंपनी के शेयर से। नंबर ऑफ शेयर्स किसका होगा, वो हमारी कंपनी का होगा, आवर कंपनी, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे अनदर फर्म की एमपीएस से, जो कि मिलती जुलती फर्म होगी। और थर्ड इज द अर्निंग रेशियो मेथड, यानी कि एमपीएस अपॉन ईपीएस इनटू एवरेज प्रॉफिट्स, right? So this is the how you calculate the net worth of the business, very important for the examinations. Okay, so we are done with the next strategy, which is financial strategy. अब बात करते हैं प्रोडक्शन स्ट्रेटजी की। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जो प्रोडक्शन वाला है ना बेटा, प्रोडक्शन वाला है ना, इसमें पहले 3 चीजें आती थी, प्रोडक्शन सिस्टम, ऑपरेशनल प्लानिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो क्या हुआ, ये वाला हमने अलग कर दिया, ये वाला देखिए, ये आप इसमें पढ़ेंगे, ये वाला आप इसमें पढ़ेंगे, लॉजिस्टिक्स आपने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटजी क्या हो गई, अभी अलग हो गई है। तो प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में क्या आएगा कि आपके प्रोडक्शन के रिलेशन में आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे निमोनिक दिया है CWA, यानी कि अब ये एक प्रोडक्शन मैनेजर है। ये कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर है। ये किससे कंसर्न होगा, भैया ये क्या क्या सोचेगा, हम किस कैपेसिटी पे वर्क करने वाले हैं। आपने अपनी कॉस्टिंग के अंदर पढ़ा होगा, हमारा जो प्लांट है वो 80% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है, 60% कैपेसिटी पे वर्क कर रहा है। तो प्रोडक्शन मैनेजर ये तो डिसाइड करेगा कितनी कैपेसिटी पे वर्क करेगा, कौन से लोकेशन पे हम सामान बनाएं, हमारे प्लांट का लेआउट क्या होगा, हमारा डिग्री ऑफ ऑटोमेशन क्या होगा, हम कितना लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे जाएंगे, कितना हम लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन करेंगे। ये सब काम कौन सोचेगा, ये सब काम सोचेगा प्रोडक्शन मैनेजर। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। ओके चलिए, सो इसके हमारे एग्जाम्पल है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी, यानी कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है फॉर दी प्रोडक्शन। या फिर हम क्या करने वाले, अगर हमारा प्रोडक्शन ज्यादा का पड़ रहा है, ज्यादा रुपए का पड़ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो हैव दी मेक वर्सेस बाय स्ट्रेटजी। लेट सपोज कि अगर मान लो हम अगर एक टायर बनाते हैं गाड़ी का, एक टायर जो है हमारे को 10,000 रुपये का कॉस्ट करता है, बट अगर हम उसी टायर को बाहर खरीद लेते हैं और उस पर अपनी स्टैंप लगवा लेते हैं, तो वो हमें 9,000 के पड़ रहा है। तो आप मुझे बताओ कौन सा बेटर है, ऑब्वियसली बाय वाला। तो गाइज वी कैन ऑल्सो डू लाइक दिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कि ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या क्या करना पड़ता है। देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कैसे करना है, दैट इज ऑपरेशनल सिस्टम स्ट्रेटजी, दैट इज प्रोडक्शन स्ट्रेटजी ना। ऑपरेशन स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि जब ऑपरेशंस, जब काम हो रहा होगा ना, तो काम की टेक्निक्स कौन कौन सी लगाएंगे, यानी काम में जब आप काम कर रहे हो तो क्वालिटी ये प्रकार की होनी चाहिए, हमारा स्टॉक कब आना चाहिए, जस्ट इन टाइम जैसे हम चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो ये हमारी होती है प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। अब हम आते हैं अपनी लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी के ऊपर एंड द देन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ओके, बिफोर वी कमेंस विद द स्ट्रेटजी, मैं चाहती हूँ कि आप ना एक चीज को समझे। एक डायग्राम आपके सामने है, ये देखिए, ये डायग्राम आपके सामने है। ओके, सो आप इस डायग्राम को देखिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या किससे मतलब है, इस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब है प्रोडक्शन करने से। बट प्रोडक्शन करने के लिए इसको क्या देना पड़ेगा, सब सामान देना पड़ेगा, सामान देना पड़ेगा। ओके, तो सामान जो है वो कहाँ से आएगा, सामान जो है डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स से आएगा।
अब इन वेंडर्स से कोई बात करने के लिए जाएगा? जी हाँ। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। लॉजिस्टिक्स मैनेजर क्या करता है? लॉजिस्टिक्स मैनेजर क्या करता है? सामान को यहां से फ्रॉम पॉइंट द वेंडर से लेके सामान कहाँ डालता है? वेंडर से लेके, जैसे मान लो ये रहा आपका वेंडर, तो वेंडर से लेके सामान कहाँ डालता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ये किसका काम है? लॉजिस्टिक्स मैनेजर का काम है। बट अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर जब ये जाएगा तो इसको ये बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जब इसको डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स मिलेंगे तो कोटेशंस को क्या करेगा? एनालाइज करेगा। क्या करेगा? एनालाइज करेगा। तो जब ये कोटेशंस को एनालाइज करेगा तो यहाँ पर इसको डिफरेंट डिफरेंट कोटेशंस मिलेंगी एंड उसको एनालाइज करके क्या करना पड़ेगा? किसी एक को क्या करना पड़ेगा? फाइनलाइज करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इसको अपने सप्लायर्स से बात करनी पड़ेगी, सप्लायर्स से बात करनी पड़ेगी। और यहीं पर आपका आ जाता है इनटू पिक्चर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मैनेजर। बात समझ आई? अब आप मुझे बताओ, ये बंदा अलग और ये बंदा अलग आपको अच्छा लग रहा है? नहीं ना। अब ये बंदा जाता है, वो बोलते चलो अब तुम्हारी बारी, तुम काम शुरू करो। ये कोई बात नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं कि ये दोनों क्या है बेटा? भाई भाई है। यानी कि ये दोनों क्या है? भाई भाई है। ये दोनों साथ में चलते हैं। इसीलिए इवन अगर आप एमबीए करने के लिए भी जाते हो ना, तो वहां पर एमबीए जो होती है ना, जैसे एमबीए एचआर में होती है, एमबीए मार्केटिंग में होती है, एमबीए फाइनेंस में होती है, तो सिमिलरली अगर आप एमबीए करने के लिए जाते हो तो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो एमबीए होती है ना, वो एक साथ ही होती है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कर सकते हैं। राइट तो अब सामान आ गया। जब सामान आ जाएगा तो फिर क्या होगा? ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस सामान को बनाएगी। अब ये इस सामान को जब बनाएगी, तो बना के मैन्युफैक्चर करके क्या कर देगी? रख देगी आपके सामने। जैसे ही सामान आपके सामने रखेगी, फिर क्या होगा? फिर ये मैनेजर जो है फटाफट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अब इसको ये सामान कहाँ पहुंचाना है? डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर्स के पास पहुंचाना है। वहां वेंडर्स थे और यहाँ क्या आ गए? बेसिकली कस्टमर्स आ गए। कस्टमर्स वो रिटेलर्स हो सकते हैं, वो होलसेलर्स हो सकते हैं, वो एंड कंज्यूमर हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। बट इसको क्या करना है? इसको अब यहाँ से इस पॉइंट तक लेके जाना है। यानी कि लॉजिस्टिक्स अट्रैक्ट हो गया। और जब ये यहाँ पे जाके बात करेगा रिटेलर से, होलसेलर से, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट अट्रैक्ट हो गया। और यही सारा काम जो है डिफरेंट डिफरेंट बंदे ना करके, सारा काम जो है वो एक ही बंदा करता है, यानी कि लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन का मैनेजर। इज दैट क्लियर? तो अच्छा मैम, बात ये समझ में आई कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन साथ साथ तो चलते हैं, बट व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? अगर मान लो कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है, तो कैसे करेंगे? तो गाइस आप ये देखेंगे, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कौन कौन आता है? मैन्युफैक्चरर आते हैं, होलसेलर आते हैं, रिटेलर आते हैं। यानी कि जब भी इनकी बात की जाएगी तो वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम होगा। बट जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाएगी तो वो किसके डिपार्टमेंट का काम होगा? लॉजिस्टिक्स का काम होगा। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। आइए इसको रीड करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी। तो उसने क्या बोला? लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी का क्या क्या काम होता है? वो सप्लाई को कंपनी के अंदर लेके आता है और कंपनी के बाहर जाके कस्टमर्स को देता है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है सही सामान सही टाइम पर, सही क्वालिटी का सही कॉस्ट पर कंपनी के अंदर पहुंचा दे। और क्या करता है? ये सोर्स को देखता है, कहाँ कहाँ से रॉ मटेरियल आ सकता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखता है कि मैं रेलवे से लेके जाऊँ, वाटरवे से लेके जाऊँ, मैं कहाँ से किस तरीके से लेके जाऊँ। ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल हमारे पास है, क्या पता ट्रक्स हो हमारे पास, राइट? तो हो सकता है कि हमारे पास ट्रक्स हो, क्या हमारे पास अपने खुद के व्हीकल्स हैं? कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस है? क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से दूसरी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे भी सामान आता जाता रहता है, तो वो भी इसी का काम होगा। मेथड फॉर डिप्लॉइंग द इन्वेंट्री, आपको मैं बता दूं, जब लोगों को यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय, और जब हम नॉन लिविंग थिंग यानी कि रिसोर्सेस को लगाते हैं उसको बोलते हैं डिप्लॉयड। तो गाइज वो कह रहे हैं कि इन्वेंट्री किस हिसाब से आप डिप्लॉय करते हो, यानी कि आप लीफो लगाते हो, आप फीफो लगाते हो, आप क्या लगाते हो, वो मेथड आप देखो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? इस बंदे को रॉ मटेरियल अवेलेबल करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
ओके अब बेनिफिट्स क्या क्या होंगे? सोचो कि अगर ये लॉजिस्टिक्स मैनेजर ना हो, अगर ये लॉजिस्टिक्स मैनेजर ना हो तो क्या होगा? बहुत दिक्कत होगी ना, राइट? तो देखते हैं इसके आने से क्या क्या हो जाएगा। सेविंग्स हो जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। बहुत सारी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये बंदा तब ऑर्डर करेगा जब कंपनी को चाहिए होगा, ये नहीं कि माल आके पड़ा हुआ है वो सड़ रहा है। हमारा डिलीवरी टाइम इंप्रूव हो जाएगा, जो ये कस्टमर्स हैं खुश हो जाएंगे, कस्टमर्स जो है खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, और इसीलिए हमारे को क्या मिलेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजी लगाने के पीछे क्या क्या एम है? टू हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए बात करते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। तो दिख गए ना आपको, सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड दी कस्टमर्स। हो गया कि नहीं हो गया? तो सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड दी कस्टमर। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट रेफर्स टू द लिंक बिटवीन द सप्लायर, मैन्युफैक्चरर एंड दी कस्टमर। इंसान आ गए ना यहाँ पर। चलिए अब वो कहता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस हमें बता दो। ठीक है भाई, बता देते हैं। सबसे पहले कहता है कि भैया एक बात है, बेचने से पहले जो है ना रिसर्च कर लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं कि क्या चलेगा। ठीक है, रिसर्च किया कि चलो ठीक है, हमारे हिसाब से ना ये जो प्रोडक्ट है ना इसको हम डेवलप करेंगे। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इसको हम डेवलप करेंगे। हमने ये जो है रिसर्च कर लिया कि ये जो प्रोडक्ट है हम इसको डेवलप करेंगे। उसके लिए फिर क्या करेंगे? हम सामान को प्रोक्योर करेंगे, फिर हम रॉ मटेरियल लेके आएंगे, फिर हम मैन्युफैक्चरर करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करा के कस्टमर्स है, जितने भी कस्टमर्स हैं उन तक इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे? पहुंचाएंगे। इसको भी होल्ड पे रख दो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? जब कस्टमर्स के पास में ये प्रोडक्ट पहुंच जाएगा तो हम उसको क्या देंगे? हम उसको आफ्टर सेल सर्विसेज देंगे, ताकि कस्टमर हमारा बना रहे। गारंटी वारंटी वगैरह ये सब देंगे ताकि हमारा कस्टमर बना रहे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा जो है नेट प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ। नाउ मेन पॉइंट जो हमने छोड़ा था दैट इज आउटसोर्सिंग। अब देखो, हो सकता है ना कि बेचना हमारा काम ना हो, या कोई और चीज़ ऐसी हो, मार्केटिंग का काम हमने किसी और को दे रखा हो, डिस्ट्रीब्यूशन का काम हमने किसी और को दे रखा हो, राइट? तो अगर वो काम हमारे लिए सेकेंडरी है तो हम उस काम को क्या कर सकते हैं? आउटसोर्स भी कर सकते हैं। सो दिस इज इम्प्लीमेंटिंग द सप्लाई चेन सिस्टम, यानी कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है। तो गाइज एक बार रिकॉल कर लेते हैं सबको जो भी हमने अभी तक पढ़ा। तो एज पर this chapter we have total 6 strategies, and we are done with the financial strategy, we are done with the marketing strategy, we are done with the production strategy, and we are done with the supply chain management and the logistics. आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एंड आपको एक अच्छा खासा इन डेप्थ ओवरव्यू मिल रहा होगा। और मैं बिलीव करती हूँ कि आपको ये नोट्स भी काफ़ी बेनिफिशियल लग रहे होंगे। चलिए ओके, सो अब वापस जाते हैं। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। ठीक है, चलिए तो R&D स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। ओके, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करूं तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज में बेटा टोटल 3 टॉपिक्स हैं। देयर आर 3 टॉपिक्स। ओके, अब नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना हमारे पास में एक मैनेजर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर है। ठीक है, अब ये जो है इसको क्या क्या इश्यूज आएंगे? तो पहला टॉपिक तो हमारा ये हो गया, इसको क्या क्या इश्यूज आएंगे। दूसरा, इसको क्या क्या डिसीजन लेने चाहिए, एक डिसीजन का मैट्रिक्स तरीके से हो गया। और तीसरा है अप्रोचेस ऑफ द R&D स्ट्रैटेजीज। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अप्रोचेस, यानी कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के। तो कहते हैं एक तो ये है कि हम लीडर बन जाएं, एक तो ये है कि हम लीडर बन जाएं, एक तो ये है कि हम फॉलोअर बन जाएं, और एक तो ये है कि भैया हमें मतलब ही नहीं है, हम तो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है, हमें कोई R&D नहीं करनी, हमें कोई भी डेवलपमेंट से मतलब नहीं है, सीधे सस्ते पे जो भी मिल रही है, जो स्ट्रेटजी ऑलरेडी है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रखी है, उसको इस्तेमाल करो और प्रोडक्ट को बना के दे दो सस्ते पे। तो पहला जो अप्रोच है वो क्या कहता है कि अगर आपको क्या बनना है? लीडर बनना है। अगर आपको इंडस्ट्री में लीडर बनना है तो आपको अपने यहाँ पर एग्रेसिव R&D पॉलिसी रखनी पड़ेगी, यानी कि आपको अच्छी खासी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि आईफोन है ना, आईफोन वाली कंपनी जो है बहुत अच्छा डेवलपमेंट करती है, रिसर्च करती है। तो इसके लिए अगर आप मार्केट में लीडर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? अग्रेसिव R&D पॉलिसी बनानी पड़ेगी। फॉलोअर्स कौन होते हैं? जो कि लीडर्स को फॉलो करते हैं कि अच्छा आईफोन ने ना ये वाला फंक्शनैलिटी दी है, उसकी ना जो स्क्रीन है ना वो साइड से राउंड कर दी है। तो अब क्या होगा? अब मार्केट में अगर मान लो मैं
ओप्पो की बात करूं तो ओप्पो क्या करेगा, फटाक से देख लेगा कि अच्छा आईफोन ने राउंड स्क्रीन दी है, अब हम भी देंगे। तो इसका मतलब क्या है, आप क्या बन गए, फॉलोअर। तो फॉलोअर में क्या हो जाता है कि आपकी R&D पॉलिसी का खर्चा क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, इनोवेटिव इमिटेटर बनना पड़ेगा। इमिटेटर का मतलब होता है कॉपी करना, पर आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी क्रिएटिविटी जो है साथ में डालनी पड़ेगी। अभी लास्ट जो अप्रोच है वो क्या है, लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। यानी कि आपको जो है मतलब ही नहीं है, आपको जो है मतलब ही नहीं है कि भैया हमारे को जो है ना मतलब ही नहीं है कि रिसर्च क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। हमको क्या करना है, सिर्फ हमको तो भैया सामान देने से मतलब हमारा सामान बिके। तो अगर आप ऐसे सोच रखते हैं तो उसका तो कुछ भी एक्सपेंस नहीं लगता, और आप क्या बन जाते हैं, एक लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बन जाते हैं। तो 3 तरीके हैं आपके, लीडर, फॉलोअर एंड अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर। चलिए, नेक्स्ट इज R&D में आने वाले इश्यूज। अब ये जो R&D मैनेजर है ना बेटा, इसको बहुत सारे इश्यूज आते हैं। देखते हैं क्या क्या इश्यूज आते हैं। कहते हैं कि मैं ना प्रोडक्ट पे एम्फेसाइज करूं या फिर उसके प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट पर। जैसे कि अब मानो कंपनी साबुन बनाती है, तो कह रहा है कि मैं साबुन पे फोकस करूं, या साबुन जिस प्रकार से बन रहा है उस पर फोकस करूं। मैं बेसिक रिसर्च लगाऊं या अप्लाइड रिसर्च लगाऊं। बेसिक यानी कि प्राइमरी रिसर्च लगाऊं या मैं सेकेंडरी रिसर्च लगाऊं। अप्लाइड का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी रिसर्च, राइट। मैं लीडर बनूं या फॉलोअर बनूं, मैं लीडर बनूं या फॉलोअर बनूं। मैं ऑटोमेटिक प्रोसेस अपनाऊं या मैनुअल प्रोसेस अपनाऊं, मैं ऑटोमेटिक प्रोसेस अपनाऊं या मैनुअल प्रोसेस अपनाऊं। मैं ज्यादा पैसे खर्च करूं R&D में, कम पैसे खर्च करूं R&D में। मैं R&D कंपनी के अंदर करूं या बाहर किसी को ठेके पे दे दूं। मैं कंपनी के अंदर R&D करूं या किसी को बाहर ठेके पे दे दूं। जब बाहर ठेके पे दूंगी तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो मैं किसी कंपनी को हायर कर लूंगी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी कि तुम जो है R&D कर दो मेरे बिहाफ पर, या फिर मैं PhD के जो स्कॉलर्स होते हैं ना, जो सेमी फील्ड में क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, मैं उनको भी दे सकती हूँ कि भाई तुम तो सेमी फील्ड में हो, हमारे लिए भी रिसर्च कर देना, साथ में उनके जोड़ सकते हैं। तो ये क्या है हमारे बेटा, इश्यूज हैं जो किसको आते हैं, R&D मैनेजर्स को आते हैं। अब बात करते हैं डिसीजन की, यानी कि हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि R&D हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो अगर जो है बेटा मार्केट पे होने वाली ग्रोथ जो है स्लो है, और आप भी स्लो करते हैं, तो आप R&D इन हाउस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो है आप काम स्लो करते हैं बट मार्केट में बहुत तेज जो है, सॉरी आप जो है बहुत फास्ट बनाते हैं, और जो मार्केट में है, मार्केट तो बहुत मंदा चल रहा है, तो भैया आप तो ना के बराबर एफर्ट्स दीजिए। अब उल्टा है, मार्केट फास्ट चल रहा है और आप स्लो चल रहे हैं, तो आप क्या कर लीजिए, आप जो है इसको आप क्या कर लीजिए, इसको आउटसोर्स कर लीजिए, इसको आउटसोर्स कर लीजिए, बना बनाए खरीद लीजिए, आउटसोर्स। यानी कि आप जो है आउटसोर्स कर लीजिए, यानी कि आप किसी और को बोल के अपना R&D करवा लीजिए। और अगर दोनों ही जने फास्ट हैं तो सीधे सीधा है, आप क्या कर लीजिए, R&D एक्वायर कर लीजिए। तो दिस इज अबाउट दी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। ओके, सो हमारी कितनी स्ट्रेटजीज हैं, सो वी हैव टोटल 6 स्ट्रेटजीज। हम लोगों ने कितनी स्ट्रेटजी कर ली अभी तक, हम लोगों ने 5 स्ट्रेटजीज कर ली हैं। कौन कौन सी कर ली हम लोगों ने कर ली फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स भी कर लिया हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने कर लिया R&D स्ट्रेटजीज। फटाफट से बताएंगे क्या आपको इतना याद है। चैप्टर का नंबर कितना है, 6। चैप्टर का नंबर कितना है, 6, और स्ट्रेटजी भी कितनी है, 6। चैप्टर का नंबर कितना है, 6, और स्ट्रेटजीज भी कितनी है, 6, राइट। कितनी है, 6। चैप्टर का नंबर कितना, 6। स्ट्रेटजीज कितनी है, 6। कौन कौन सी, फाइनेंशियल, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, R&D एंड द ह्यूमन रिसोर्स। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा जो लास्ट जो हमारी स्ट्रेटजी है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। चलिए,
तो हमने बोला कि अब जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजर है, मैम आप हर बार मैनेजर चेंज कर देते हो। देखो बेटा, हर डिपार्टमेंट का अपना मैनेजर होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मार्केटिंग मैनेजर होगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का फाइनेंशियल मैनेजर होगा, ह्यूमन रिसोर्स का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होगा। बात समझ आ, इसीलिए बार बार मैनेजर बता रही हूँ, ठीक है। और अगर आप अपने आप को ये सोचेंगे ना कि अब आप मार्केटिंग में जब आप पढ़ते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आप मार्केटिंग मैनेजर हैं। जब आप ह्यूमन रिसोर्स पढ़ रहे हैं ना, तब आप ये सोच लीजिए कि आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं, ठीक है। अगर आप ये समझेंगे ना तो बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, यानी कि इस बंदे की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। इस बंदे की जिम्मेदारी है कि पता करे कि स्टाफिंग कितनी है, कि कितनी चाहिए, उसकी कितनी कॉस्ट पड़ेगी कंपनी को, स्टाफिंग का एक प्लान डेवलप करे, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करे, अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके इंसेंटिव को आगे लेके जाए, एम्प्लॉय को एडमिनिस्टर करे, और उसको बताए कि अपनी पर्सनल लाइफ और जो कंपनी की लाइफ होती है उसको कैसे मैनेज करना है। वो कौन सिखाएगा? एचआर मैनेजर सिखाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर हमारे को कौन कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं। निमोनिक है महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि MSD, M स्टैंड्स फॉर मैच, M स्टैंड्स फॉर मैच, S स्टैंड्स फॉर ध्यान से सुनेंगे बेटा, S स्टैंड्स फॉर सपोर्ट एंड D स्टैंड्स फॉर डिसरप्शन। M से मैच, S से सपोर्ट एंड D से डिसरप्शन। निमोनिक क्या हो गया? महेंद्र सिंह धोनी। देखिए, अब दैन से मेरी बात सुनिएगा, यानी कि अगर आप एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैं तो आपको किन किन बातों का जो है कंसर्न रहता है। ओके, सो द फर्स्ट बात है दैट इज फेलियर टू मैच। अब क्या मैच नहीं होता? ध्यान से देखेंगे, क्या मैच नहीं होता? इंडिविजुअल जो अपनी सोच लेके चलता है वो वर्सेस जो उसको मिलता है वो। ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मान लो ये एक बंदा है, इस बंदे का नाम है बेटा टोनू। क्या नाम है इसका? टोनू। अब जो टोनू है ना बेटा, टोनू ने ना आर्टिकलशिप ज्वाइन करी, फर्स्ट ईयर की आर्टिकलशिप ज्वाइन करी। फर्स्ट ईयर में तो ये बोंदू था ना, इसको कुछ आता नहीं था। सेकेंड ईयर में ये क्या हो गया बेटा? उस्ताद हो गया। कहता है अब तो मुझे काम आता है। अगर मुझे काम आता है तो मुझसे फोटोकॉपी क्यों कराते हो? जब मुझे काम आता है तो मुझसे काम कराओ। बात समझ आई? तो क्या होता है, अगर आप उसको सेकेंड ईयर का काम नहीं दे रहे हो तो आपको नहीं लगता कि ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? जो बंदा अपर लेवल का काम कर सकता है उससे आप क्या करवा रहे हो? लोअर लेवल का काम करा रहे हो। तो ये क्या होता है? फेलियर टू मैच। यानी कि यू हैव टू इंश्योर कि इंडिविजुअल की स्किल्स एंड एबिलिटीज कितनी है, एंड आप जो हो उसका फुल यूज कर रहे हो, उसको जो है अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। इज दैट क्लियर? जैसे जैसे आप आगे, ऑर्गेनाइजेशन आगे चलती रहती है, पीपल क्या होते हैं? डायनामिक है, बदलते रहते हैं। ये भी तो हो सकता है कि टोनी जो है पागल हो जाए, उसके बस की ना हो इतना काम करना इन द थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप, तो वापस से क्या कराना पड़ेगा टोनी से? वापस से उससे फर्स्ट ईयर का काम कराना पड़ेगा अगर वो पागल हो जाता है। यानी कि एचआर को समझना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के हित में क्या है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज इन एडुकेट मैनेजमेंट सपोर्ट। अगर मान लो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, बट ये लोग तो तभी काम कर सकते हैं ना जब इनके ऊपर बैठे वाला व्यक्ति जो है इनको क्या करे? सपोर्ट करे। क्या कोई भी इंसान जो है काम कर सकता है बिना सपोर्ट के? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नीचे बैठे वाले लोग जो होते हैं वो काम नहीं कर सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखो ऐसा है, हमारे पास में बहुत सारा काम है और हमारे को बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, प्लीज़ आप हमें क्या कीजिए? सपोर्ट कीजिए। उसने कहा कि सपोर्ट करके क्या हो जाएगा? तो ये कहते हैं कि देखो सपोर्ट करके ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस पा सकती है। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और अगर हम अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? तो कंपनी जो है सक्सीड नहीं कर पाएगी। ओके, और जब आप सपोर्ट करो, और इवन ये भी दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपको लगता है ना कि हम अच्छे से काम करते हैं तो हमारे को रिवॉर्ड भी दो। ठीक है, मालिक से ही तो हक होता है मांगने का कि भाई आप हमें रिवॉर्ड दो अगर हम अच्छा काम करते हैं तो, राइट। चलिए, सेकेंड इज डी स्टैंड्स फॉर डिसरप्शन ऑफ द पॉलिटिकल एंड द सोशल स्ट्रक्चर्स। अब क्या होता है, देखो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है ना तो उसके अंदर ना छोटे लोगों के ग्रुप बन जाते हैं।
कोई कैसा ग्रुप बनता है, कोई कैसा ग्रुप बनता है, ये ना ग्रुप्स बन जाते हैं। और ये जो ग्रुप्स बनते हैं ना, फिर ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल ना क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। अब लेट सपोज इसमें से ये वाला ग्रुप लेते हैं, ठीक है, ये जो ये वाला ग्रुप है ना बेटा, इस वाले ग्रुप के अंदर क्या हुआ, इस वाले ग्रुप के अंदर क्या हुआ, सारे के सारे मंत्री के बेटे बैठे हुए हैं, मंत्री बेटा, मंत्री के लोग बैठे हुए, सारे एम्प्लॉयज मंत्री को जानते हैं, मंत्री से रिलेशनशिप रखते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये सबको क्या कर रहे हैं, ये सबने मिल के ना अपनी डोमिनेटिंग पावर बना ली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो क्या होगा, सबको डर लगने लग जाएगा, शायद लोग इनके अकॉर्डिंग काम करे, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हित में काम ना करे। तो एचआर मैनेजर को क्या करना है, एचआर मैनेजर को ऐसे जो ग्रुप्स बन रहे हैं उनको क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। तो ऐसे ग्रुप्स को क्या करना है, ऐसे ग्रुप्स को क्या करना है, डिसरप्ट करना है। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, तोड़ना है, तोड़ना है। बात समझ आई, बात समझ आई, चलिए ओके ओके। सो 3 पॉइंट्स थे हमारे, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन अचीविंग द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी कि अगर मैं बात करती हूँ कि आप अगर लगाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगर आप लगाते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर लेंगे, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर लेंगे, राइट। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने में एचआर का क्या हाथ है। तो हमने कहा भैया एक बात तो बताओ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी होती है वो बनी ही एम्प्लॉयज से होती है। इन एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं बेटा, वर्कफोर्स। और इस वर्कफोर्स को चुन के कौन लाता है, एचआर। तो यानी कि अगर एचआर अच्छे लोग लेके आएगा तो हमारा काम अच्छा होगा, अगर एचआर अच्छे लोग नहीं लेके आएगा तो हमारा काम अच्छा नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें ये उम्मीद करनी चाहिए फ्रॉम दी एचआर कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है, यानी कि उसको प्रॉफिट चाहिए ओवर दी अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी वर्कफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर अपनी वर्कफोर्स को स्ट्रॉन्ग करता है ना, तभी वो क्या कर सकता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सकता है। और वर्कफोर्स कौन चुनता है, कंपनी का एचआर मैनेजर। तो कंपनी के एचआर मैनेजर को अच्छे से चुनना पड़ेगा ताकि वो जो है कंपनी के वर्कफोर्स को अच्छे से चुन सके। इज दैट क्लियर। यानी कि हमारे वर्कर्स कैसे होने चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, वेल ट्रेंड। अगर वेल ट्रेंड होंगे तो वो क्या प्रोवाइड कर देंगे हमको, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। चलिए सेकेंड हम ये कहते हैं कि इसके अलावा कुछ फैक्टर्स और भी होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे फोकस करते हैं, यानी कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे क्या क्या चीजें और जो होती हैं वो फोकस करती हैं। अगर आपका रिक्रूटमेंट गलत हो गया, लोगों का सिलेक्शन गलत हो गया तो काम खराब हो गया। ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड हुई या खराब प्रोवाइड हो गई तो काम खराब हो गया। किसी को अप्रोजल नहीं मिला या गलत मिल गया तो काम खराब होगा। अगर किसी को कॉम्पनसेशन नहीं मिला तो भी काम खराब हो जाएगा। यानी कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारे को इस चीज का भी डील करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम इन चारों फैक्टर्स को भी देख लें। इसका निमोनिक क्या है बेटा, TRAC। टी से क्या है, ट्रेनिंग। टी से क्या है, ट्रेनिंग। टी से क्या है, ट्रेनिंग। आर से क्या है, रिक्रूटमेंट एंड दी सिलेक्शन। ए से क्या है, अप्रेजल। और सी से क्या है, कॉम्पनसेशन। दैट इज कॉम्पनसेशन। तो यानी कि हमारे को क्या करना पड़ेगा, इन चारों फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी कि इसको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी। हमने कहा देखो इसको काम जो है ना 3 जगह करना पड़ेगा। किसको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। एक तो सिलेक्शन करना पड़ेगा और सिलेक्शन से पहले कुछ काम करने पड़ेंगे, और सिलेक्शन के बाद कुछ काम करने पड़ेंगे। यानी कि इसको टोटल मिला के 3 काम करना पड़ेगा। सिलेक्शन से पहले कुछ काम करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा और सिलेक्शन के बाद काम करना पड़ेगा। यानी कि 3 चीजें करनी पड़ेंगी। सिलेक्शन का मतलब क्या है, यानी कि लोगों को लेके आना पड़ेगा, कितनी जॉब्स हैं, कितने लोगों को लेके आना है, ये सब। फिर उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उनको क्या करनी पड़ेगी, मोटिवेट करना पड़ेगा और ट्रेनिंग्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारे काम करने पड़ेंगे किसको, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को। ओके चलिए
नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HRM. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये जो है बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पर आपने चीजें देखनी है कि आप जो है इस क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करके जाएं. स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ द HRM. मैं ये कहती हूँ इस वाले क्वेश्चन को हम जो करेंगे विद द हेल्प ऑफ द निमोनिक करेंगे. हम कहते हैं पीसीसी में गुड वर्क किया तो एम्पावरमेंट मिलेगा, जिससे हम एनवायरमेंट चेंज होने पर भी डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज कर सकेंगे. आप इसमें जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स है ना उन सबको उठा लो. एम्पावरमेंट मिलेगा, एनवायरमेंट चेंज, डाइवर्स वर्कफोर्स मैनेज, सारे आ गए आपके अंग्रेजी के शब्द. इन अंग्रेजी के शब्द को उठा के नीचे आओ. पीसीसी को मैंने खोला, पी से आ गया पर्पसफुल डायरेक्शन, सी से आ गया कोर कॉम्पिटेंसी, फिर दूसरे सी से आ गया कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, उसके बाद क्या आ गया गुड वर्क, ये क्या आ गया यहाँ पर आ गया गुड वर्क एथिक्स एंड कल्चर. फिर क्या आ गया एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट यहाँ पर आ गया एम्पावरमेंट. उसके बाद क्या है एनवायरमेंट चेंज यानी कि चेंजिंग द एनवायरमेंट मैनेजमेंट. और उसके बाद क्या आ गया डाइवर्स वर्कफोर्स. ये सारे पॉइंट्स आपको हो गए. क्या निमोनिक है, पीसीसी में गुड वर्क किया तो एम्पावरमेंट मिलेगा, जिससे हम एनवायरमेंट चेंज होने पर भी डाइवर्स वर्कफोर्स को मैनेज कर सकेंगे. ठीक है गाइस, चलिए अब ध्यान से समझते हैं. इस सारी हेडिंग्स कंप्लीट हो गई, सारी हेडिंग्स कंप्लीट हो गई. चलिए अब जो है इनको समझ लेते हैं. ध्यान से मेरी बात सुनिएगा. बताइए गाइस, अगर मान लो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हर एक इंडिविजुअल जो होता है ना वो अपने ऑब्जेक्टिव लेके जाता है. वो कहता है मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करना है, मुझे तो पैसे तो बात काम करता हूँ. जरा सा भी आप उनको बोल दो ना कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना है तो कहते हैं कि नहीं भैया हमारे घर पे ना बच्चे लोग इंतजार कर रहे हैं. तो गाइस क्या होता है, एम्प्लॉय अपना ऑब्जेक्टिव लेके आते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव लेके आती है, पर दोनों को ऑब्जेक्टिव को सिंक करके एक पर्पस कौन बनाता है, HR मैनेजर. हर एक इंसान के अंदर कोर कॉम्पिटेंसी होती है, उसकी कोर कॉम्पिटेंसी को इस्तेमाल करें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में. ये किसकी जिम्मेदारी है, HR मैनेजर की. कंपटीशन की भावना एम्प्लॉयज के अंदर रखे, जैसे कि आपके माँ बाप रखते हैं. शर्मा जी के बच्चे के तो इतने नंबर हैं, आपने जो है अपने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाया. यानी कि सेम टाइप की जो भावना है वो कंपनी के अंदर जो है लाना एम्प्लॉयज के अंदर. देखो उसने ना उसने ना एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम किया था, उसको ना बोनस भी मिला, तुम भी ओवर टाइम को तुम्हें भी बोनस मिलेगा. तो ऐसे कॉम्पिटिशंस, ऐसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एटमॉस्फेयर क्रिएट करना इज बेटर थिंग. नेक्स्ट इज गुड वर्क एथिक्स एंड कल्चर, यानी कि कंपनी के अंदर एक अच्छा वर्क कल्चर मेंटेन करना है किसकी जिम्मेदारी, HR मैनेजर की जिम्मेदारी. HR एम्पावरमेंट यानी कि लोगों को बताना कि उनकी क्या क्या अथॉरिटी है, किसकी जिम्मेदारी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जिम्मेदारी. अगर एनवायरमेंट चेंज होता है, जैसे आज पहले जमाने में टाइपराइटर यूज होते थे, है ना, आज के जमाने में कंप्यूटर यूज होते हैं. तो एम्प्लॉय तो रेजिस्ट करता है ना, मैं तो कंप्यूटर पे नहीं करूंगा, मैं तो टाइपराइटर पे ही खुश हूँ. बट HR मैनेजर क्या करेगा, लोगों को बोलेगा नहीं आप ये चीज करिए, नई चीज करिए, चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ चेंज करेगा लोगों के मैनेजमेंट को. वो भी कौन करेगा, HR मैनेजर. और हमारी जो वर्कफोर्स होती है डाइवर्सिफाइड होती है. कोई किसी का काम करने का तरीका कैसा होता है, किसी का काम करने का तरीका कैसा होता है. तो कौन इस बात को इंश्योर करता है कि सब लोग जो है ढंग से काम करे, HR मैनेजर इंश्योर करता है. राइट तो चलिए हमारे पास स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ HRM भी आ गया. सो गाइज वी आर डन विद ऑल द 6 स्ट्रेटेजीज. भले तो चैप्टर नंबर 6 strategies, financial level strategies, marketing strategies, production strategies, HCM and logistics strategies, R&D strategies and the human resource strategies. आपका होमवर्क क्या बनता है, आपका होमवर्क बनता है to solve all the questions of the study material. Okay guys, so मैं बिलीव करती हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है वो यूजफुल रहा होगा. और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं. माई नंबर इज 8447824414. तो आप जो है मुझसे डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइज. थैंक यू सो मच.